समसामयिक घटना चक्र 2023 को कवर कर रहे हैं और 10वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक इसमें पेपर दिया हुआ है। तो यह बुक काफ़ी अच्छी है बीपीएससी के लिए। और इस टाइम जो टीचर एग्जाम या दरोगा एसएससी या जो भी एग्जाम हो रहा है इसमें प्रीवियस ईयर का शॉर्ट पेपर दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अध्यायवार विभाजित है, हल प्रश्न पत्र समान अध्ययन। ये देखिए बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पूछा गया इसमें क्वेश्चन है, उसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1 से लेकर के 100 तक का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर के 26 तक का वीडियो बनाएंगे, 126 तक का, और हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने। देखिए, भारत के आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए व्याख्या देखते हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सोनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास के भाष और कवि पुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के सामान्य काल 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी पूर्व में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा की औद्योगिक नगरी थी। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 105। कवि बाणभट्ट निवासी थे। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र के। कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इतसिंह 671 से 672 ईस्वी में, जब वह एक युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बुद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 885 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 108। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है। कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। कुमार गुप्त का नाम शक्रादित्य और महेंद्रगुप्त, इसकी उपाधि महेंद्रगुप्त थी, पर इसका पहले जो नाम था वो शक्रादित्य था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 110। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा
देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो था वो एक मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिजली के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनवाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल है। विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान और उपाध्यक्ष अतीश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का उद्देश्य संगम साहित्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 14 का व्याख्या देख लेते हैं। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजकीय गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चेलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरड़ा नामों में भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस का टीका लिखा है। देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड पाय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक अर्थात आर्थर कौन है? तो भास हैं। क्वेश्चन नंबर 118। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 109 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं। पहला प्रतिज्ञा योगंधरायण, तो पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा है स्वप्नवास वदत्ता, तीसरा है उरुभंग, चौथा दूतवाक्य, पांचवा पंचरात्र, छठवां है बालचरित, सातवां है दूत घटोत्कच, आठवां है कौड़भार, नौवां है मध्यम व्यायोग, 10वां है प्रतिमा नाटक, 11वां है अभिषेक नाटक, 12वां है अभिमारक तथा 13वां है चारुदत्त। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म कथा वर्णित है। किरात अर्जुनीयम पुस्तक क्वेश्चन नंबर 120। किरात अर्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है अर्थात किसने लिखा है? तो भारवी ने। किरात अर्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षचरित नामक पुस्तक वाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्तांत का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 123। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था।
क्वेश्चन नंबर 123 का व्याख्या देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंत सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर, राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर में रूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन, क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। आज के वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम, गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों, चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्प कारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थे। तो आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।